हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो हम लोग अपना मैथ्स का थ्योरम्स का जो सीरीज चल रहा है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक मैंने 3 वीडियोस डाले हुए मैथ्स थ्योरम्स पे, आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। पहला वीडियो जो था वो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे था। दूसरा जो वीडियो था वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे था। तीसरा वीडियो वेक्टर्स का था, लेकिन वेक्टर्स कंप्लीट नहीं हो क्योंकि उसमें जैसे कि अंदर बहुत थ्योरम्स है। तो वेक्टर्स का सेकंड पार्ट में लेके आ रहा हूँ। वेक्टर्स का फर्स्ट पार्ट में 3 थ्योरम्स किया था, बड़े बड़े थे। अब हम सेकंड पार्ट वेक्टर्स का थ्योरम्स का ला रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि थ्योरम्स कितना इंपॉर्टेंट है। जो लोगों को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी मतलब ये बहुत रेयर चीज, ऐसा नहीं, कुछ तो आता ही होगा, फिर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ भी नहीं आता है तो भी थ्योरम्स करके आप पास हो सकते हैं, क्योंकि अगर 20 मार्क आपको प्रैक्टिकल्स में मिलता है, थ्योरम्स अराउंड 12 से 15 मार्क आता है। 20 और 15 35 मार्क्स क्लीन आपको। और तो आएगा डेफिनेटली। मैं बात बोल रहा हूँ कि थ्योरम्स कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को एक दो चैप्टर नहीं आता फिर भी फुल मार्क्स चाहिए तो थ्योरम्स करो। उस जो एक आध चैप्टर जो नहीं आता उसके अगेंस्ट थ्योरम्स करो तो ऑप्शन में फुल मार्क्स आ जाएगा। तो डबल दो तरीके से बेनिफिट है। जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए भी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, और जिनको फुल मार्क्स चाहिए उनके लिए भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम्स को रट के मतलब अच्छी तरह प्रैक्टिस लिख के प्रैक्टिस करके जाने का। मैं हर एक थ्योरम अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हूँ, और मैं हर थ्योरम के यहाँ टेक्स्ट बुक का पेज नंबर लिखता हूँ, आप वहाँ चेक भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि सब वर्डिंग्स लिखना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो थियोरेटिकल रहता है ना, तो हर एक स्टेटमेंट लिखना थोड़ा सा लेंथी डिफिकल्ट हो जाता है। मैक्सिमम तो मैं लिखता हूँ, फिर भी एक बार आपको टेक्स्ट बुक चेक कर लेने का, और उसमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा लाइन्स है तो वो भी लिख देने का, और कुछ। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। प्रूफ बाय वेक्टर मेथड द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अभी कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट का मतलब होता है कि तीन या तीन से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से अगर पास होते तो उसको कॉन्करेंट बोलते हैं, ठीक है। और मीडियन तो आप जानते हैं, ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है? जो ट्रायंगल जो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो मैं फिगर ड्रॉ करता, ऐसा नहीं है, मैं फिगर ड्रॉ करूंगा। तो देखिए ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी। मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। लेट ए बी सी बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जिस ट्रायंगल की बात हो रही है उसका ए बी सी वर्टाइस। अब मीडियन, मैंने मीडियन क्या बोला? मीडियन क्या होता है कि आप वर्टेक्स से सामने वाले साइड को बाइसेक्ट जिस सेगमेंट से करते हैं ना उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो मैं ए से ना सामने बाइसेक्ट कर देता हूं। तो ए से मैंने सामने एक लाइन, एक सेगमेंट ड्रॉ किया जो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा, इधर डी लिख दिया। सिमिलरली बी से भी एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, उसने भी सामने वाले साइड को बाइसेक्ट कर दिया। उसी तरीके से सी से भी एक ड्रॉ कर दिया। ये तो सिंपल है इक्वल का। तो मैं लिखता हूं, यहां पे वो लिखना पड़ेगा। लेट डी ई एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कॉन्करेंट मतलब हमको प्रूव करना है कि वो तीनों लाइन सेगमेंट्स, तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से पास है। आप बोलेंगे सर आपने बना के रख दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बनाया नहीं, होने वाला है तो हम लोग सिर्फ दिखा रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि मैंने पहले बता दिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तो होने वाला है लेकिन पहले से ड्रॉ करके रखा और कुछ। अब नेक्स्ट हमारा एम क्या रहेगा ना, ये जो पॉइंट्स है इसका हम पोजीशन वेक्टर, आप जानते हैं ना पोजीशन वेक्टर, जिसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी एक रेफरेंस पॉइंट से अगर आप पॉइंट को डिनोट करते हैं ना, कोई भी एक रेफरेंस ओरिजिन है वहां से हम इस पॉइंट्स को डिनोट करते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब वो जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट होता है। तो मैं वो नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। लेट ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार, एफ बार बी द position vectors of points A, B, C, D, E, F respectively। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सप्लेन, मतलब सब इंट्रोडक्शन, जो नया नया चीज है जो भी इसमें ड्रॉ किया है वो सबको लिखना पड़ता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल मैथ्स, मतलब जो सॉल्व करने का पार्ट हो गया। अब देखिए, अब मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय
मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो डी बार डी का जो पोजीशन है डी बार, डी का पोजीशन बी बार है, सी का सी बार है, तो डी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार अपॉन 2। आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला आना चाहिए भाई, इट इज बी बार प्लस सी बार अपॉन 2। तो डी का हुआ, ई का क्या हो जाएगा, ई बार का, ई बार इज इक्वल टू सी बार प्लस ए बार अपॉन 2। और एफ बार का क्या हो जाएगा, एफ बार का ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। ठीक है ना, तीनों का ले लिया, मतलब दोनों वेक्टर्स का ऐड करके अपॉन 2। ये मिड पॉइंट वेक्टर्स में होता है। कोऑर्डिनेट्स में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया ना, x1 y1, उसमें तो वही रहता है ना, x1 x2 अपॉन 2, y1 y2 अपॉन 2, वो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये वेक्टर सिस्टम है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2d बार इज इक्वल टू b बार प्लस c बार कॉमा 2e बार इज इक्वल टू c बार प्लस a बार कॉमा 2f बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। अभी इसमें b बार और c बार, इसमें a बार नहीं है, इसमें c बार और a बार है, b बार नहीं है, इसमें a बार और b बार है, c बार नहीं। तो जो नहीं है ना वो दोनों साइड ऐड करने, ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, देखिए a बार नहीं है ना, तो लिखो 2d बार प्लस a बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार कॉमा, इसमें b बार नहीं है, 2e बार इज इक्वल टू 2e बार प्लस b बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार। यहाँ पे भी 2f बार प्लस c बार, यहाँ c बार नहीं राइट साइड पे, प्लस c बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार। अब इससे क्या हो गया, मान मैं तीनों के सब में ना राइट हैंड साइड सबका a बार b बार c बार है कि नहीं। अच्छा ये तो है। अब और मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग थ्रू आउट, अच्छा उसके पहले हम लोग इक्वल लिख देते, देयरफॉर a बार प्लस b बार प्लस c बार इज इक्वल टू, सब इक्वल है, तो इट इज 2d बार प्लस a बार इज इक्वल टू 2e बार प्लस b बार इज इक्वल टू 2f बार प्लस c बार। अब देखिए एक और चीज, 2 और 1 3 होता है, तो आई एम डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3, डिवाइडिंग थ्रू आउट 3 बोलने से अच्छा ऐसा लिखो 2 प्लस 1, वो रेशियो दिखाने के लिए और कुछ। तो यहाँ हो जाएगा a बार प्लस b बार प्लस c बार अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2d बार प्लस a बार अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2e बार प्लस b बार अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2f बार प्लस c बार अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू सम g बार, सम इक्वल है उसको सब g बार लिखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, वैसे तो ये ऑलमोस्ट हो ही चुका है कंप्लीट, हमको सिर्फ g बार को पहले लिखने का है। Therefore g बार इज इक्वल टू, अब आप ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, हमको तो हमारा मेन ये है, ये तो ठीक है, इसको यूज किया था हमने इक्वेट करने के लिए। अब डायरेक्टली हम लोग इस पे आ सकते हैं, इसको भी हम लोग हटा सकते हैं साइड में चाहिए तो g बार इज इक्वल टू 2d बार प्लस a बार अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2e बार प्लस b बार अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2f बार प्लस c बार अपॉन 2 प्लस 1। अब देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जैसे कि ये g बार क्या बताता है कि AD को डिवाइड किया इंटरनली इन द रेशियो 2:1। इसके लिए क्या बोलता है कि B को डिवाइड किया इन द रेशियो 2:1 इंटरनली। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि CF को डिवाइड किया इन द रेशियो 2:1, ये सेक्शन फॉर्मूला है ना इंटरनल डिवीजन का, तो ये डिनोट करता है। अच्छा इसका कोई पॉइंट होगा, उसको हम लोग कैपिटल G लेते हैं। Therefore GG बार डिवाइड्स, साइड्स का नाम ये AD है, डिवाइड्स AD, तीनों को मैं एक साथ लिख देता हूं, AD, दूसरा है DE एंड CF इंटरनली इन द रेशियो 2:1। मतलब ये जो पॉइंट है ये तीनों को, AD को, B और CF को, तीनों को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो 2:1। अब तीनों को डिवाइड कर रहा है मतलब वो तीनों के लिए कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तो तीनों को एक साथ कैसे डिवाइड कर सकता है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब आप बोलेंगे therefore G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। कॉन्करेंस मतलब एक ही पॉइंट है, तीनों के लिए कॉमन पॉइंट है, कॉमन कॉन्करेंस फॉर द मीडियंस AD, B एंड CF। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, मतलब तीनों के लिए कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तो ही तीनों को एक साथ डिवाइड कर सकता है, नहीं तो कैसे डिवाइड करेगा। तो हो गया ना पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो लास्ट स्टेटमेंट therefore the medians
ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अच्छा यहां पर एडिशनल चीज लिख सकते हैं, हियर एक्स्ट्रा सिर्फ इंफॉर्मेशन है, हियर जी इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। जी को सेंट्रोइड बोलते हैं। हो गया भाई, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। आप देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला है, और मैंने आपको टेक्निक सिखाया ना, टेक्निक क्या करने का, क्रॉस करके जो अल्फाबेट जो वेक्टर नहीं है ना वो दोनों साइड ऐड करने का। मतलब ए बार बी बार सी बार तीनों के पास होना चाहिए, जिसके पास राइट हैंड साइड पे जो वेक्टर नहीं है वो दोनों साइड ऐड करें। क्यों करने का, जिससे ये तीनों को ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार मिल जाए, इक्वेट कर दें, काम खत्म हो गया, फिर इक्वल हो गया। तो ये था हमारा फोर्थ वाला, तीन मैंने पहले वीडियो में किया वेक्टर्स का, ये फोर्थ वाला था। अब हम जाते हैं फिफ्थ वाले। तो देखिए मैं आपके सामने अभी नेक्स्ट, फोर्थ नहीं है फिफ्थ है, सॉरी नंबर चेंज नहीं किया मैंने। फिफ्थ प्रॉपर्टी या थ्योरम बोल सकते हैं जो हम लोग को इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स में, और ये भी कॉन्करेंट पे है। यहाँ पे कॉन्करेंट क्या है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। तो चलिए पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल ए बी सी, तो हम वही लिखेंगे जो पहले लिखे थे। लेट A B C be the vertices of the triangle। तो A B C ट्रायंगल का वर्टाइस है। अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है, तो आपको एक एंगल बाइसेक्टर A से ड्रॉ करना पड़ेगा, A से ये एक एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर ये होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे B। देखिए सामने इक्वल होना चाहिए, एंगल इक्वल होता है, ध्यान रखिए। मैं एक एंगल बाइसेक्टर यहां से ड्रॉ कर देता हूं, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, ये सपोज E है, और एक और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं F, मतलब यहां दोनों भी इक्वल है, ठीक है ना। तो ये चीज मैं लिख देता हूं, क्या लिख रहा हूं, लेट AD BE and CF be the angle bisectors of angle A, angle B, angle C respectively। ठीक है ना, ये एंगल बाइसेक्टर्स लिख दिया। इसमें एक और चीज करना पड़ता है, लेना पड़ता है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ वाला को एक साइड को डिनोट करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, इसको हम ले लेते हैं x सपोज, ठीक, ये साइड को ले लेते हैं y, और ये साइड को ले लेते हैं z। कैसे याद रखने का, याद ऐसे रखने का, एंगल A के सामने x, एंगल B के सामने y, एंगल C के सामने z। तो मैं लिख देता हूं, मैं लिख रहा हूं लेट कौन सा है पहले bx, या स्टार्ट में हां bx लिखता हूं, bc सॉरी, लेट bc इज इक्वल टू x, ca इज इक्वल टू y, ab इज इक्वल टू z। कुछ भी सिंबल ले सकते हैं, टेक्स्ट में जो भी हम लोग वही है, ठीक है, ओके। अब यहाँ तक सब हो गया, सब लिखने का जो स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है बताने का वो सब हो गया। अब हम लोग एक्चुअल स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं जो, अच्छा सॉरी उसके पहले मैं पोजीशन वेक्टर लिख देता हूँ। पोजीशन वेक्टर लिखना बहुत जरूरी, उसके बिना तो होगा नहीं। लेट a बार b बार c बार d बार e बार f बार be the position vectors of points A, B, C, D, E, F respectively। अब देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लिखने का, सब कुछ शॉर्ट में नहीं उड़ा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ फिर भी मतलब कुछ मिस हो गया तो फिर देख लेंगे, टेक्स्ट बुक पेज नंबर है, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अच्छा आपके स्कूल में आपने सीखा था, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा स्कूल में क्या सीखा था, कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर होता है, सपोज ए बी सी है और ये डी है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना वो डिवाइड करता है इसको BD अपॉन DC, याद करिए, इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज AB अपॉन AC। ये आपको स्कूल में ज्योमेट्री में था, सिमिलैरिटी चैप्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या था, अगर किसी ट्रायंगल में कोई एंगल बाइसेक्टर है तो वो एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को जो दो पार्ट में डिवाइड करता है ना, उसका रेशियो इक्वल होता है ट्रायंगल की दूसरे दो साइड में। तो BD अपॉन DC को होगा AB अपॉन AC। मतलब क्या, ये कैसे याद रखने का, BD के सामने AB आएगा जो उसका एडजेसेंट है,
और डीसी के वहां एसी आता है जो उसके एडजेसेंट बाजू में। ये 10th में आपने किया है, वही अब यहाँ यूज होने वाला है। तो देखिए, तो since AD is the angle bisector of angle A, therefore ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, therefore D divides segment BC internally in the ratio। अभी ये जो डिवाइड करेगा बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये दो पार्ट तो है, मैं यहां लिख देता हूं बीडी अपॉन डीसी, ये दो पार्ट को किसके रेशियो में डिवाइड करेंगे, द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब AB is to AC। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने BD लिखा तो BD का एडजेसेंट AB है, DC का एडजेसेंट AC है, तो AB is to AC। मैं लिख रहा हूं डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो AB is to AC, that is Z is to Y। I hope you are understanding। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रहा है BD upon DC is equal to AB upon AC, तो वही इंटरनली रेशियो बताया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब इसको मैथमेटिकली, D bar is equal to, तो ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो D bar is equal to यहाँ पे Z जो होगा वो C बार से मल्टीप्लाई होगा और जो Y होगा वो B बार से मल्टीप्लाई होगा। यस सर, तो वी कैन राइट ZC बार प्लस YB बार अपॉन Z प्लस Y अपॉन Z प्लस Y। आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट। हाँ, इसको आप ध्यान समझ, आई होप आप समझ में आ रहा है। मतलब ये आपका B बार है, इधर ये C बार है, तो ये जो दो पार्ट में डिवाइड होगा तो इसका पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी B बार ZC बार, Z सामने वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और Y जो है ये सामने वाले से मल्टीप्लाई होगा। सिंपल, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको चलो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो Z प्लस Y B बार इज इक्वल टू ZC बार प्लस YB बार, ठीक है। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना है, अच्छा सिमिलरली और लोग का भी लिख सकते हैं हम लोग, सिमिलरली जैसे ये Z प्लस Y D बार इज इक्वल टू ZC बार प्लस YB बार लिखा है, तो अभी E बार का कैसे लिखेंगे, E बार का बताइए। देखिए D बार के लिए हमने क्या लिया, Z प्लस Y है ना, दूसरा तो E बार के लिए हम लोग क्या लेंगे, E बार के लिए हम लोग लेंगे X प्लस Z। यस, तो यहाँ पे आएगा X प्लस Z E बार इज इक्वल टू X प्लस Z E बार, तो X के सामने A है और Z के सामने C है, तो ये हो जाएगा X A बार प्लस Z C बार। बड़ा ध्यान से अच्छी तरह समझिएगा। अच्छा अभी आइए F पे आइए। अभी जब F का लिखना है हमको, तो F के सामने दूसरा दो साइड्स कौन सा है, दूसरा दो साइड्स है X और Y, तो यहाँ पे होगा X प्लस Y F बार इज इक्वल टू, अभी X के सामने A बार है और Y के सामने B बार है, तो ये हो जाएगा X A बार प्लस Y B बार। आई होप यू अंडरस्टूड। तीनों को ऐसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है, डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा इधर लग सकता है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। जैसे ये लिखा है वैसे दोनों को लिखना है, ठीक। अब इसमें देखिए X A बार Y B बार Z C बार, इसके पास क्या नहीं है, इसके पास X A बार नहीं है, तो दोनों ऐड करेंगे। इसके पास क्या नहीं है, Y B बार नहीं है, दोनों साइड ऐड करेंगे। इसके पास क्या नहीं है, Z C बार नहीं है, तो दोनों साइड ऐड करेंगे। ऐसा हमने इसके पहले वाले थ्योरम में भी ऐड किया था, जो नहीं है वो बार ऐड किया था, तो यहाँ पे ऐड होगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले में, फर्स्ट वाले में Z प्लस Y D बार प्लस, इधर X A बार नहीं ना, तो मैं लिख रहा हूँ X A बार इज इक्वल टू X A बार प्लस Z C बार प्लस Y B बार। अच्छा अब इसके पास क्या नहीं है, इसके पास X A बार है, Z C बार है, इसके पास Y B बार नहीं है, तो दोनों साइड Y B बार ऐड करेंगे। X प्लस Z E बार प्लस Y B बार इज इक्वल टू X A बार प्लस Z C बार प्लस Y B बार। तीसरे के पास X A बार है, Y बार है, Z C बार नहीं, तो दोनों साइड ऐड करेंगे। X प्लस Y F बार प्लस
प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस जेड सी बार प्लस वाई बी बार। अब देखिए तीनों का आरएचएस सेम है, ऐसा उसमें लास्ट वाले सब में भी थ्योरम में सेम कांसेप्ट है। अगर आपको ध्यान है ना इसका पहले वाला तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर z प्लस वाई डी बार प्लस एक्स ए बार, तो थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, जगह कम पड़ेगी शायद, ये भी रब कर देता हूं। Therefore z plus y d bar plus x a bar is equal to x plus z e bar plus y b bar is equal to x plus y f bar plus z c bar is equal to x a bar plus y b bar plus z c bar, है कि नहीं? तो इसको हम लोग अच्छा इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x प्लस y प्लस z। ध्यान दीजिएगा अभी इंटरेस्टिंग है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? z प्लस y d बार प्लस x a बार, इसको डायरेक्टली ऐसा लिखूंगा, इसको कैसे लिखूंगा? z प्लस y रख लूंगा, z प्लस y ब्रैकेट में प्लस x लिखूंगा वही, लेकिन इसके हिसाब से। अभी जैसे इसमें लिखना कैसे लिखेंगे? x प्लस z e बार प्लस y b बार, तो इसी को लिखेंगे x प्लस z एक पार्ट में लिखेंगे और y कलर लिखेंगे, सिर्फ मैच करने के हिसाब से। तीसरा x प्लस y f बार प्लस z c बार अपॉन, इधर लिखेंगे x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार अपॉन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू सम h बार इज इक्वल टू सम h बार। जैसे लास्ट थ्योरम में लिखा था सम g बार। अच्छा आपको पता है ना g बार और h बार का मतलब ये है, g बार मीडियंस का सेंट्रोइड होता है, h बार नहीं, यहाँ h बार नहीं, यहाँ कोई और सिंबल यूज करना पड़ेगा। h बार तो इज यूज्ड फॉर एंगल बाइसेक्टर का इन सेंटर होता है, तो ठीक है विल गो विद h बार। एक्चुअली i बार होना चाहिए, लेकिन i बार यहाँ जमेगा नहीं, h बार इट इज एक्चुअली द इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर होता है, वैसे h बार है ना ऑर्थो सेंटर के लिए यूज होता है, ऑर्थो सेंटर के लिए। लेकिन चलो अभी i बार यूज होना चाहिए, लॉजिकली i बार यूज होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक वालों ने h बार यूज किया, तो मैं भी h बार यूज करता हूं। ठीक, देयरफॉर ध्यान देना h बार इज इक्वल टू, अब ये पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये तीन पार्ट लिख रहा हूं, z प्लस y d बार प्लस x a बार अपॉन z प्लस y प्लस x इज इक्वल टू x प्लस z e बार प्लस y b बार अपॉन x प्लस z प्लस y इज इक्वल टू x प्लस y f बार प्लस z c बार अपॉन x प्लस y प्लस z। अब इसको ध्यान से देखो, h को हम ले, देयरफॉर पॉइंट h बार का पॉइंट h है। यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग? डिवाइड्स AD internally in the ratio, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? z प्लस y इज टू x, z प्लस y इज टू x, कॉमा ये AD है, अब ये B है, B इन द रेशियो, B का रेशियो क्या है? B का नीचे लिख देता हूं, B इन द रेशियो, कौन सा रेशियो है? x प्लस z is to y, and CF in the ratio x plus y is to z। देखो ये z plus y एक है, और ये जैसे होता है n is to n, तो z plus y is to x plus z is to y and x plus y is to z। मतलब एक ही पॉइंट तीनों एंगल बाइसेक्टर को डिवाइड कर रहा है। अगर एक ही पॉइंट तीनों एंगल बाइसेक्टर को डिवाइड कर रहा है, मतलब उस तीनों का कॉमन पॉइंट होना चाहिए। देयरफॉर h इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, जैसे लास्ट थ्योरम में लिखा था, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, कौन कौन सा है? AD, B एंड CF। तो अगर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है तो क्या बोल सकते हैं? तो फिर ये बोल सकते हैं देयरफॉर द एंगल बाइसेक्टर्स of a triangle are
कॉन्करेंट। ऑलमोस्ट सब लिखा है मैंने, कोई लाइन शायद छोड़ी तो नहीं है। और लिखना एक्स्ट्रा तो हम लिख सकते हैं कि H इज कॉल्ड एज द इन सेंटर। वैसे जैसे मैंने कहा H इज नॉट द सिंबल फॉर इन सेंटर, इट इज एक्चुअली I, लेकिन टेक्स्ट ने H यूज किया। H इज एक्चुअली यूज्ड फॉर ऑर्थो सेंटर, लेकिन चलो यहाँ पे उन्होंने यूज कर लिया तो हमने भी यूज कर दिया। तो ये था आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट, मतलब वैसे तो आज का सेकेंड है और वेक्टर्स का ये पांचवा मैं आपके सामने कर रहा हूँ, है कि नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट छठे थ्योरम। ओके चलिए सिक्स्थ थ्योरम देखते हैं। ये भी कॉन्करेंट पे है लेकिन अभी ऑल्टीट्यूड्स पे है, ऑल्टीट्यूड्स। तो मैं आपके सामने फिगर ड्रॉ करता हूँ। ऑल्टीट्यूड्स मतलब पे ये तीनों ऑलमोस्ट सेम ही कांसेप्ट है, कॉन्करेंसी पे, कॉन्करेंसी ए बी सी। ऑल्टीट्यूड पे ऑल्टीट्यूड समझते हैं ना, हाइट। तो यहां से एक हाइट ड्रॉ किया हुआ है, यहां से हाइट ड्रॉ किया हुआ है और यहां से ये डी, ये ई, ये एफ। इधर पी लिखा है टेक्स्ट में तो वो लिख मैंने भी लिखा है तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। लेट ए बी सी बी द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। फिर ऑल्टीट्यूड्स लेट ए डी बी एंड सी एफ बी द ऑल्टीट्यूड्स। अभी देखिए जो ऑल्टीट्यूड होता है वो साइड को परपेंडिकुलर, तो लिख देता हूं देयरफॉर एडी परपेंडिकुलर। एडी किसको परपेंडिकुलर होगा, बीसी को, ठीक है। फिर बी, अभी टेक्स्ट बुक के हिसाब से मेरे ख्याल से थोड़ा मैंने घुमा दिया है तो मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखता हूं। लेट मी जस्ट चेंज इट, नहीं तो फिर आप टेक्स्ट बुक से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मैच नहीं हो रहा है। तो मैं जरा टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिख देता है ना, उन्होंने एबीसी ऐसा दिया होगा, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जस्ट आप अगर रेफर करेंगे तो आपको कुछ अलग नहीं लिखना चाहिए। तो एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, फिर बी बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी एंड सीएफ इज परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है। अब देखिए हमको क्या बताना है, हमको बताना है तीनों अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पी से पास हो रहे हैं। अब देखिए दो लाइन अगर होगी वो तो एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, तो हम दो लाइन ले रहे हैं। हम ले रहे एडी और बी, मैं क्या लिख रहा हूं सुनिए, लेट एडी एंड बी, लेट एडी एंड बी इंटरसेक्ट एट पी। दो लाइंस तो इंटरसेक्ट करेगी, हमको अभी प्रूव क्या करना पड़ेगा, हमको प्रूव करना पड़ेगा कि तीसरी लाइन भी पी से पास हो रही है। अगर मैं प्रूव कर दूं कि तीसरी लाइन भी पी से पास हुई तो कॉन्करेंट हो जाएगा, समझ गए ना, ठीक। अब हम लोग पहले पोजीशन वेक्टर ले लेते, लेट ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार एफ बार एंड पी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स of points A, B, C, D, E, F, P, E, F and P respectively, ठीक। अब देखिए हमारे पास ये ऑलरेडी है, क्या है हमारे पास है AD परपेंडिकुलर BC एंड BE परपेंडिकुलर AC। मैंने क्या बोला, ये B और AD P से पास हो रहा है, हमको CF प्रूव करना है। ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या प्रूव करना है। अब AD की जगह मैं AP भी लिख सकता हूं, therefore AD बार AP बार वेक्टर में लिखते हैं, वेक्टर में लिखते हैं हम लोग वेक्टर, therefore AP बार is perpendicular to BC बार and BP बार is perpendicular to AC बार। आप बोलेंगे बाहर ये P में क्यों लिखा, क्योंकि हमको P में आंसर चाहिए ना, हमको पता करना है कि P पास होना चाहिए। तो देखिए अगर BE AC को परपेंडिकुलर तो B वेक्टर जो होता है वो तो लाइन कंटिन्यू हो सकता है ना, तो हम B की जगह BP बोलेंगे। इसका मतलब नहीं कि BP पे रुक गया, रुका नहीं है। अगर मैंने वेक्टर BP बोला मतलब इट इज एक्सटेंडिंग, उस E तक जा रहा है, क्योंकि मैंने वेक्टर वर्ड यूज किया है। तो वेक्टर रुक नहीं गया, तो वो मत सोचिएगा वेक्टर रुक गया, वो आगे कंटिन्यू है, ठीक है। हमको इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हमको लेना पड़ा, ओके।
अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई, AP बार डॉट BC बार इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, हम बोल सकते हैं BP बार डॉट AC बार इज इक्वल टू 0। यस, तो लेट्स अप्लाई पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला इधर होगा P बार माइनस A बार डॉट C बार माइनस B बार इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ क्या हो जाएगा P बार माइनस B बार डॉट C बार माइनस A बार इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं ना AP बार को P बार माइनस, आई होप ये सब आप जानते हैं। इसको लेट्स ओपन दिस P बार डॉट C बार माइनस P बार डॉट B बार माइनस A बार डॉट C बार माइनस माइनस प्लस प्लस A बार डॉट B बार इज इक्वल टू 0। और ये इसके नीचे लिख देता हूं एंड ये वाला पार्ट इसके नीचे लिखता हूं P बार डॉट C बार माइनस P बार डॉट A बार माइनस B बार डॉट C बार प्लस A बार डॉट B बार इज इक्वल टू 0। इसको आप सपोज 1 लिख दीजिए, इसको आप 2 लिख दीजिए, ठीक। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। तो देखिए ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, तो क्या रह जाएगा, मैं लिख रहा हूं माइनस P बार डॉट B बार माइनस P बार डॉट B बार प्लस P बार डॉट A बार प्लस P बार डॉट A बार, और ये रह जाएगा माइनस A बार डॉट C बार माइनस A बार डॉट C बार सॉरी C बार प्लस B बार डॉट C बार प्लस B बार डॉट C बार। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मैं माइनस P बार बाहर लिखता हूं, माइनस P बार डॉट अंदर क्या हो जाएगा B बार माइनस A बार, साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस C बार, B बार पहले लिखता हूं B बार माइनस A बार 0 इज इक्वल टू 0। क्या किया, पहले दो में से माइनस B बार बाहर निकाला तो अंदर का साइन चेंज हुआ, सेकंड में सिर्फ प्लस C बार प्लस B बार पहले लिखा, ये मैच करने के लिए, आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें B बार माइनस A बार कॉमन निकलेगा डॉट, क्योंकि डॉट है, C बार माइनस B बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले मैं ये लिख देता हूं C बार माइनस B बार डॉट B बार माइनस A बार इज इक्वल टू 0। ना C बार माइनस P बार मतलब क्या, PC बार डॉट इसका क्या मतलब AB बार इज इक्वल टू 0, मतलब PC बार इज परपेंडिकुलर टू AB बार। देखिए क्या आया, हम लोग को आया PC बार दिस इज परपेंडिकुलर टू AB बार, दिस PC बार इज परपेंडिकुलर टू AB बार। इसका मतलब ये PC बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि PC को हम लोग तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं ना, हम लोग उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, therefore CF is perpendicular to AB। मतलब वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉरी ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, CF is perpendicular दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कि CP and CF are collinear, therefore you can say that CP and CF are collinear। क्यों, क्योंकि CF भी AB को परपेंडिकुलर, CP भी AB को परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन एक ही लाइन को परपेंडिकुलर तो दोनों कॉमन एक ही लाइन होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ P lies on CF, P जो है CF पे भी लाई करता है। इसका मतलब है the angle P is the point of concurrence of the altitudes AD, E and CF, point of concurrence है। तो क्या होगा, therefore हम बोल सकते हैं therefore the altitudes of triangle are concurrent, ठीक है ना। और पता है altitude का नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोसेट। जैसे तो आपने 11th स्टैंडर्ड में किया ऑर्थोसेट का कोऑर्डिनेट्स निकालने का, तो अपन एक बार रफली आपको शॉर्ट में समझाया तो क्या है, इसमें ये ऑल्टीट्यूड से हम दो ऑल्टीट्यूड को कनेक्ट कर रहे हैं, दो कौन से, B और AD को P से, हमको बताना कि तीसरा भी P से पास हो रहा है, यही बताना और कुछ नहीं करना। उसके लिए क्या किया, दो परपेंडिकुलर उसमें डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ब्रैकेट ओपन किया, साइन जो कैंसिल उसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके जो कैंसिल हो कैंसिल किया, और जो बच गया
उसके हिसाब से हमको क्या बनाने का है, उसके हिसाब से हमको सीपी और एबी बनाने का। ध्यान रखना, हमको सीपी और एबी बनाने का है, वही हमारा मेन टारगेट रहना चाहिए, सीपी और एबी। तो हमने सीपी और एबी ना माइनस पी प्लस ये दिया, तो इसमें से b बार माइनस a बार आ गया, इसमें से हमको c बार माइनस p बार आ गया। इसको pc बोल सकते हैं और इसको ab बोल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट जीरो है, डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो मतलब परपेंडिकुलर हुआ, मतलब cp जो है वो भी ab को परपेंडिकुलर है और cf तो ऑलरेडी ab को परपेंडिकुलर है, मतलब वो दोनों एक ही लाइन पे हैं। अगर दोनों एक ही लाइन पे हैं मतलब p जो है cf पे लाई कर रहा है। अगर p cf पे लाई कर रहा है इसका मतलब है p तीनों अल्टीट्यूड्स पे लाई कर रहे हैं, तो p तो कॉन्करेंट हो गया, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो गया। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो गया इसका मतलब तीनों अल्टीट्यूड्स जो है ट्रायंगल के। तो ये तीन कांसेप्ट है कॉन्करेंसी का, शायद एक कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये छठा था। चलिए हम लोग चलते 7 पे। ओके, आपके सामने 7th वाला प्रॉपर्टी है, प्रूफ है। ये एक्चुअली 2024 में पूछा था, लेकिन ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं हो सकता, डेफिनेटली रिपीट हो सकता है, इसलिए मैं कर रहा हूं। और इजी है, बहुत इजी है। ये एक्चुअली सॉल्व नहीं है, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन ये थ्योरम है प्रॉपर्टी जैसा, इसलिए मैं कर रहा हूं। प्रूव बाय वेक्टर मेथड द एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये आपने ज्योमेट्री में 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, सेम प्रूफ लेकिन नॉर्मल मेथड से। अब ये वेक्टर मेथड से करना है। मैं डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये आपका डायमीटर है, ठीक। तो देखिए ये आपका A है पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये डायमीटर तो बोला एंगल सबटेंड ऑन अ सेमी सर्कल। अब ये सेमी सर्कल है क्योंकि अगर ये AB डायमीटर है तो सेमी सर्कल है। तो प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल C डायमीटर ऑन मतलब इस सेमी सर्कल में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, मैं लिख रहा हूं, लेट O be the center of circle and AB be the diameter, ठीक है। Let C be any point on the circle। तो हमको प्रूव करना है एंगल AC भी 90 डिग्री, ये प्रूव करना, राइट एंगल, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोजीशन वेक्टर लेते हैं, इसको ले लेते हैं A बार, इसको ले लेते हैं B बार और इसको ले लेते हैं C बार, ठीक है। हम लोग अभी अपना रेफरेंस पॉइंट O ले रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं, लेट A बार, B बार, C बार be the position vectors of points A, B, C with respect to the center O। ये जरूरी बोलना, O के हिसाब से। So can I say modulus A bar is equal to modulus B bar is equal to modulus C bar? Do you agree with this? क्योंकि तीनों क्या रेडियस है ना, तीनों रेडियस है तो मॉडुलस मैग्नीट्यूड सेम होगा। I can say अगर चाहिए तो रीजन भी तो रेडियस। Also एक और चीज ध्यान रखिए, आपका OA A बार है और OB B बार है, ऑपोजिट है, तो यू कैन से कि अगर मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है तो यू कैन से A बार इज माइनस B बार, ये लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ऑपोजिट ही, दोनों है तो लेंथ सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेगेटिव। अब मैं स्टार्ट करूं, ये सब लिखा गिवन के हिसाब से, अब स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे 90 डिग्री बताना है। 90 डिग्री कब होता है पता है, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर AC बार और BC बार का मैं डॉट प्रोडक्ट लूं और अगर मैं प्रूव कर दूं कि वो 0 है तो 90 डिग्री ना, बिकॉज़ डॉट प्रोडक्ट कब होता है, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो वो हम वही कांसेप्ट है यहां पे, देखिए नाउ कंसीडर AC बार डॉट BC बार। ध्यान दीजिए AC बार, तो AC बार को हम लिखेंगे C बार माइनस A बार डॉट BC बार को लिखेंगे C बार माइनस B बार, ठीक है। C बार माइनस A बार डॉट, नाउ A बार इज माइनस B बार, तो माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं ना, तो ये क्या है C बार प्लस A बार, ठीक है। लेट्स ओपन दिस, C बार डॉट C बार प्लस C बार डॉट A बार माइनस A बार डॉट C बार माइनस A बार डॉट A बार। अब ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट अगर सेम वेक्टर का तो उसको मॉडुलस लिखते हैं, मॉडुलस C बार स्क्वायर माइनस मॉडुलस A बार स्क्वायर। लेकिन हमने तो बोला है ना कि मॉडुलस तो सेम है, ये तो सेम है, 0 हो गया, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, AC बार डॉट BC बार डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब यू कैन से दैट AC बार
is perpendicular to BC bar. That is the property of dot product. तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, therefore angle ACB is equal to 90 degree. Therefore, the angle subtended on a semicircle is a right angle. 2024 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। तो वापस देखिए, थ्योरम्स कंप्लीट नहीं हुआ है वेक्टर्स का, और टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया इस वीडियो में, तो थर्ड वीडियो भी लगेगा, और थर्ड वीडियो में डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 4 और प्रॉपर्टीज या प्रूफ्स है जो हमको करने हैं। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इसको शेयर करिए, क्योंकि इसका बहुत फायदा होगा सभी स्टूडेंट्स को। आपके फ्रेंड्स को शेयर करिए जैसे उनको भी फायदा हो। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो रिमेनिंग जो 4 बचते हैं ना प्रॉपर्टीज या फॉर्मूला जो भी आप बोले प्रूव करने के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में हमारा वेक्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। देखते रहेगा मेरा वीडियोस। आज का वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।